हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है 19 फरवरी को देश भर में किन की जयंती मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज की 19 फरवरी को देश भर में जयंती मनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। 19 फरवरी को महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? एक महान मराठा शासक थे जिनकी हाल ही में यानी कल के दिन 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई है और ये हर साल मनाई जाती है और भव्य तरीके से मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 19 फरवरी को इनकी जन्मदिन हर साल बड़े पैमाने या भव्य पैमाने पर मनाई जाती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 19 फरवरी को 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी किले में। कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को। और जीजाबाई और शाहजी भोसले इनके माता पिता थे। इनके माता पिता कौन थे? जीजाबाई और शाहजी भोसले। इनके घर इनका जन्म हुआ था। तो ये कौन थे? एक महान नेता और मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। महान नेता और महाराष्ट्र राष्ट्र के निर्माता थे जिन्होंने दक्कन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ, मुगल के खिलाफ एक दक्कन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने प्रभावी नागरिक और सैन्य प्रशासन के साथ साथ अपने राज्य को भी स्थिर किया था और वह अपने राज्य में सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने जनमानस को मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। किसके खिलाफ प्रेरित किया था? मुगल शासक और औरंगजेब जो था उसके अत्याचार के खिलाफ लोगों को प्रेरित किए थे और एकजुट किए थे और उनमें गर्व और राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा की थी। किस लिए? मुगल शासक और औरंगजेब जो था, मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। उसके अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था और उनमें गर्व और राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा की थी। कौन किया था? तो महान मराठा छत्रपति जी शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का अनावरण किया है? इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या भारत। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी यानी भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का अनावरण किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यानी भारत ने किया है। इसके की पॉइंट है भारत की नई हरित हाइड्रोजन नीति यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का अनावरण किया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है, जिसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी का वादा किया गया। किसमें? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को बढ़ावा देना है। यानी इस नीति के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हरित बिजली उत्पादकों के लिए 30 दिन तक विद्युत यानी बिजली वितरण व्यवसाय के साथ साथ अपनी अधिशेष अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बैंक करके आसान हो सकता है, यानी उसको इकट्ठा कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। और इसमें निर्यात के लिए ग्रीन अमोनिया के भंडार के लिए बंदरगाहों के निकट बंकरों का निर्माण भी किया जाएगा। यानी ग्रीन अमोनिया के भंडारण के लिए यानी इसके स्टोरेज के लिए बंदरगाहों पर बंकर का निर्माण किया जाएगा। और हरित ऊर्जा की दौड़ बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि रूस और यूक्रेन संकट ने दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है। यानी अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उससे दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, विशेष रूप से भारत में। यानी भारत में विशेष रूप से इसको बढ़ा दिया गया क्योंकि जो अपने तेल का 85% और अपनी प्राकृतिक गैस का 53% आयात करता है।
अब बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग में परिवर्तन भारत के भू राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ इसकी ऊर्जा सुरक्षा में सहायता करता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा बनाया जाता है, जो पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने की एक तकनीक है। यानी हाइड्रोलिसिस क्या है? पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की एक प्रोसेस है, और इसे अक्षय ऊर्जा के साथ किया जा सकता है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ किया जा सकता है, यानी सोलर एनर्जी के साथ किया जा सकता है। ग्रीन अमोनिया क्या है? तो ग्रीन अमोनिया एक गैस है जिसका उपयोग कृषि उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया गैस का। और ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और हवा से नाइट्रोजन को उपयोग करके ग्रीन अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। तो ग्रीन अमोनिया कैसे बनाया जाता है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और हवा से नाइट्रोजन का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है, यानी इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में न्यूट्रो वेधशाला यानी न्यूट्रो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करने का विरोध किया है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया है? राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला यानी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने का विरोध किया है। तो इसके की पॉइंट है, तमिलनाडु नहीं चाहता है, मतलब तमिलनाडु नहीं बनवाना चाहता क्या? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को नहीं बनवाना चाहते। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में नहीं बनवाना चाहता है। तो क्यों इसका विरोध कर रहा है? तो आइए जानते हैं इसका विरोध तमिलनाडु क्यों कर रहा है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार इस वेधशाला यानी इस ऑब्जर्वेटरी से पश्चिमी घाट को नुकसान पहुंच सकता है, यानी पश्चिमी घाट जो वहाँ का है तमिलनाडु का, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसके अनुसार यह कॉरिडोर केरल तमिलनाडु यानी पश्चिमी घाट जो है, यह कॉरिडोर केरल तमिलनाडु सीमा पर पेरियार टाइगर रिजर्व और मिथिकेतन 16 नेशनल पार्क का जोड़ता है। यानी ये जो कॉरिडोर है पेरियार टाइगर रिजर्व और मिथिकेतन 16 नेशनल पार्क को जोड़ता है। यह क्षेत्र बाघों का घर माना जाता है, यानी तमिलनाडु में इस कॉरिडोर को क्षेत्रों का घर मतलब बाघों का घर माना जाता है, जो आनुवांशिक प्रसार में सहायता करता है। छोटी से छोटी गड़बड़ी अगर हुई तो बाघों की गतिविधि को प्रभावित कर सकती है, यानी इस ऑब्जर्वेटरी के निर्माण से अगर कोई छोटी से छोटी गड़बड़ी हुई तो इन बाघों को खतरा हो सकता है। यह क्षेत्र है संभल और कुट्टाकुड़ी नदियों के लिए एक महत्वपूर्ण वाटरशेड और जल ग्रहण का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस ऑब्जर्वेटरी के लिए भूमिगत उत्खनन और परिवहन और सुरंग खोदने से, यानी वहाँ जब निर्माण होगा तो इस सुरंग खोदने से, वहाँ भूमिगत उत्खनन करने से खतरा हो सकता है, इसलिए परियोजना से गुजरने के लिए इस क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। इसलिए तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक भौतिक यानी एक फिजिक्स अनुसंधान परियोजना है जिसका निर्माण वायुमंडल न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। यानी किस लिए इसका निर्माण किया जा रहा है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाएगी, यानी यह परियोजना जो है अगर पूरी हो जाती है तो दुनिया के सबसे बड़े चुंबक का उपयोग चुंबकीय लौ कैलोरीमीटर का प्रयोग में किया जा सकता है। यानी अगर ये परियोजना जो है अगर पूरी हो जाएगी तो दुनिया के सबसे बड़े चुंबक का उपयोग चुंबकीय लौ कैलोरीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। अभी फिलहाल में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो इसका ऑप्शन है चीन, मलेशिया, ब्राजील या चिली। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी जो है ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से 100 लोगों से अधिक यानी उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं और वजह जानते हैं। ब्राजील में मेट्रोपोलिस शहर में, ब्राजील के कहाँ पे? मेट्रोपोलिस शहर में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। यानी कब यह बाढ़ और भूस्खलन हुआ? 17 फरवरी को। और शहर में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी 6 सेंटीमीटर बारिश मापी गई है। और इस रात में
4 सेंटीमीटर की बारिश होने की संभावना भी बताई गई थी। और वहाँ का कारण क्या है, तेज आंधी कारण सड़कें नदियाँ में बदल गई, यानी वहाँ के घर बह गए। तेज आंधी आई और वहाँ पे बाढ़ आया, जिसकी वजह से वहाँ पे ये तबाही हुई है। ब्राज़ील जो है दिसंबर 2021 में बारिश का भी सामना किया था। यह बारिश ने घातक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन गया, और यही बारिश जो है वहाँ घातक बन गया बाढ़ और भूस्खलन का। और 2022 में जब कुछ लोग मारे गए थे दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में, और वहीं मेट्रोपोलिस आसपास के क्षेत्र 2011 में जब भयंकर तूफान आया था, उसमें भी 900 लोग से ज़्यादा मारे गए थे भूस्खलन और बाढ़ के कारण। कहाँ पे? ब्राज़ील के मेट्रोपोलिस शहर में। बारिश का कारण यही था। विशेषज्ञों के अनुसार क्या था कि ब्राज़ील में बरसात का मौसम जो है लाल नीना द्वारा बढ़ाया जा रहा है, यानी एक ये मौसम है जिसके द्वारा ये यहाँ पे बरसात हमेशा बढ़ जाता है, जिसे प्रशांत महासागर के चक्री मतलब साइक्लोन कोलिन है, इसको परिभाषित किया जाता है। यानी चक्री शीतलन जो है प्रशांत महासागर में हमेशा आता रहता है। साइक्लिकल कूलिंग जो होता है प्रशांत महासागर में होता है। और यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भी है, क्योंकि जहाँ गर्म वातावरण होता है वहाँ पे पानी अधिक पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक में पानी ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे गर्म वातावरण होता है। और इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण वर्षा का कारण और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। मेट्रोपोलिस शहर क्या है? मेट्रोपोलिस शहर को क्या कहा जाता है? इंपीरियल सिटी भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? रियो डी जेनेरियो राज्य के अंदर है, जो कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक नगर पालिका है। और यह रियो डी जेनेरियो जो है शहर 68 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ के? ब्राज़ील के। और यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य भी है। जो रियो डी जेनेरियो गर्मी से भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। और यहाँ पे पत्तेदार सड़कें पाई जाती हैं, शाही महल पाए जाते हैं, आलीशान घरों के साथ साथ आसपास के पहाड़ों की प्रकृति के लिए सुंदरता के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन है, नई जैव प्रौद्योगिकी नीति यानी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। गुजरात में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति यानी बायोटेक्निकल पॉलिसी का अनावरण किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। राइट ऑप्शन ए। 17 फरवरी को 2022 में गुरुवार को मतलब 17 फरवरी को गुजरात में सरकार ने नई जैव पद्धति यानी बायोटेक्नोलॉजी नीति का अनावरण किया है, जो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूंजी निवेश यानी 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कौन करेगी? गुजरात सरकार करेगी। और नई जैव प्रौद्योगिकी नीति के संचालन कब तक होगा? 5 वर्षों तक होगा, यानी 2022 से 27 तक। और इस नीति में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश को आकर्षित करेगी। यानी इस नीति में क्या होगा? 20 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित किया जाएगा। और यह गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक और उद्योग सहित हितकारी धारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगी। किसके किसके बीच? गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक संगठन, उद्योग सहित हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। और ऐसी परियोजना के लिए ऋण ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करने के अलावा यह नीति 5 साल के लिए बिजली शुल्क पर 100% प्रतिपूर्ति भी प्रदान करती है। यानी इसमें सब्सिडी भी मिलेगा, और इस नीति के अनुसार 5 साल के लिए बिजली शुल्क पर 100% प्रतिपूर्ति भी प्रदान किया जाएगा। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो इस नीति का उद्देश्य है गुजरात को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव प्रौद्योगिकी हब बनाना, यानी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का यहाँ पे हब बनाना। क्या? किसको? गुजरात को। यह नई नीति की समग्र पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेगी। अगला क्वेश्चन है,
एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है इंदौर, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। राइट ऑप्शन क्या है? ए। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इसको इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। और 19 फरवरी 2022 को इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है? इंदौर में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया है? 19 फरवरी को। बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन के साथ यह स्वच्छता में एक और उच्च मानक स्थापित करेगा। और ये बायो सीएनजी का प्लांट कैसे संचालित होगा? तो बायो सीएनजी का प्लांट 100% गीले कचरे से संचालित किया जाएगा, जिसे प्रतिदिन 18,000 किलोग्राम गैस का उत्पादन करने होने का अनुमान लगाया गया है। और इंदौर नगर निगम के अनुसार इस बायो सीएनजी से शहर में रोजाना लगभग करीब 400 बसें चलाने में मदद मिलेंगी। यानी सीएनजी बस से 400 बसें रोजाना चल सकती हैं। और इस बायो सीएनजी संयंत्र की कुल क्षमता है 550 मैट्रिक टन। और यह 96% शुद्ध मीथेन गैस के साथ साथ सीएनजी का भी उत्पादन करेगा। प्लांट का महत्व क्या है? तो यह जो प्लांट है संयंत्र कैलोरी मान में सुधार करेगा और साथ ही साथ बायो सीएनजी की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा। और यह घनी आबादी वाले शहरों की वायु गुणवत्ता को शुद्ध करने में मदद करेगा, यानी वहाँ के एयर पोल्यूशन को भी शुद्ध करेगा। और यह सालाना 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा। यानी इस प्लांट का सबसे बड़ा महत्व क्या है? हर साल 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा। अब बायो सीएनजी प्लांट इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थित है। कहाँ पे? इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में। और इंदौर को हम लोग भारत का सबसे स्वच्छ शहर मानते हैं, यानी ये कई बार भारत के स्वच्छ शहर में आ चुका है। तो इंदौर पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। अब विशेषज्ञों के अनुसार इंदौर में गीले कचरे की गुणवत्ता दुनिया भर में सबसे अधिक और सबसे अच्छी गुणवत्ता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या इलॉन मस्क। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिल गेट्स को हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आइए इसके की पॉइंट देखते हैं। बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, जिनको पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए और उनके प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक को। कौन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? बिल गेट्स हैं। तो इनको क्यों ये सम्मान दिया जा रहा है? पोलियो के उन्मूलन में मदद करने के लिए। और यह जो सम्मान है पाकिस्तान का सबसे दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका क्या नाम है? हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। अब बिल गेट्स के सम्मान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आवास पर एक लंच भी आयोजन किया गया था, यानी दोपहर का भोजन का भी आयोजन किया गया था। गावी के माध्यम से, यानी यह किसके माध्यम से? गावी के माध्यम से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता है, यानी विश्व पोलियो उन्मूलक की दिशा में किसके माध्यम से? गावी के। तो गावी क्या है? गावी एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले देशों में टीकाकरण पहुंच में सुधार करना। यानी गावी क्या है? एक स्वास्थ्य संगठन है जिसका उद्देश्य है कम आय वाले यानी कम इनकम वाले देशों में टीकाकरण को पहुंचाना, यानी वहां पे सुधार करना। तो गावी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन क्या है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन बिल गेट्स और मेलिंडा उनकी वाइफ के द्वारा गठित एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 2000 में
सिएटल वाशिंगटन में की गई थी। और 2020 तक इसकी संपत्ति कितनी हो गई थी? 49.8 बिलियन डॉलर इसकी संपत्ति हो गई थी। और इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी फाउंडेशन बन गया, यानी दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा, यानी दूसरा सबसे बड़ा चैरिटी फाउंडेशन कौन सा है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और दुनिया भर के गरीबी को कम से कम करना, और साथ ही साथ शैक्षिक और अवसरों को और सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंच को बढ़ावा करना। तो किस फाउंडेशन का काम है ये? बिल एंड मेलिंडा गेट्स। किसकी फाउंडेशन है ये? बिल गेट्स और उनकी वाइफ का है। अगला क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है 19 फरवरी, 17 फरवरी, 11 फरवरी या 18 फरवरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया गया है। तो क्यों मनाया गया, इसके की पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ये? 19 फरवरी 2015 को। क्या लॉन्च किया गया था? सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इस योजना का कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना, और इस योजना के तहत प्रत्येक 2 वर्ष बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं, यानी हर एक 2 साल पे सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है। और इसके द्वारा किसानों को खेत में उर्वरक की उचित मात्रा डालने में आसानी होती है, यानी किसान को मदद मिलती है कि कितना फर्टिलाइजर अपने खेत में डालें। और इससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक के उपयोग में कमी आई है, यानी ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है इसके उपयोग से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के उपयोग में कमी आई है। यानी कितना कमी आई है? 10% कमी आई है। किसके कारण? सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण। और यह भी अध्ययन किया गया कि इसके उत्पादकता में 5-6% की वृद्धि हुई। किसके? सॉइल हेल्थ कार्ड के। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इस योजना में मिट्टी को कम हो रहे पोषक तत्वों की समस्या पर फोकस किया जाता है। यानी इस योजना का क्या उद्देश्य है? मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको समय समय पर चेक किया जाता है। सरकार ने कब इसको शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने इसको 2014-15 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो 2015 से 17 के बीच 10.74 करोड़ जारी किया गया था, जो कि 2017-19 में बढ़कर 11.69 करोड़ रुपया हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस केस में स्पेशल कोर्ट ने 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है? तो इसका ऑप्शन है मुंबई कांड, दिल्ली रेप कांड, अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट या अयोध्या बाबरी मस्जिद कांड में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए और आईपीसी की धारा 302 के प्रावधानों के तहत यह सजा सुनाई है। इस फैसले में 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? तो अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में सजा सुनाई गई है, जिस केस में 49 दोषी पाए गए थे। 49 में से 38 को फांसी दी गई है और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिनमें से 7 यूपी के भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के सह संस्थापक ने बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो इसका ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा। इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इसके की पॉइंट है, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक जो हैं राकेश गंगवाल। कौन है? राकेश गंगवाल हैं, जिन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। और गंगवाल जो है इंडिगो एयरलाइंस की मालिकाना हक वाली कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन को को-फाउंडर थे। यानी कौन थे ये? इंटर ग्लोबल एविएशन के को-फाउंडर थे। और एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूसरे जो को-फाउंडर राहुल भाटिया हैं,
इनके साथ कुछ विवाद चल गया, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और गंगवाल, राकेश गंगवाल जो हैं, इनका कहना है कि वह ग्लोबल में अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे अगले 5 सालों में कम करने का इरादा रखते हैं, यानी अपनी हिस्सेदारी कम कर देंगे। कौन कर देगा? इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राकेश गंगवाल। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।